हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में आरबीसी के विषय में देखा है। तो इस लेक्चर में देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी इसे कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसके देखते हैं। जो श्वेत रुधिराणु होते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं। डब्ल्यूबीसी आकार में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं। आरबीसी आकार में, डब्ल्यूबीसी हमारा है ये आकार में, डब्ल्यूबीसी आकार में आरबीसी की तुलना में बड़े तथा संख्या में कम होते हैं। जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं आरबीसी की तुलना में बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं। वयस्क मनुष्य में वयस्क मनुष्य में 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं, मिलीमीटर रुधिर में होते हैं। जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं आकार में बड़े होते हैं आरबीसी की तुलना में तथा संख्या में कम होते हैं। वयस्क मनुष्य में 5,000 से लेकर के 9,000 प्रति क्यूबिक एमएम रुधिर में होते हैं और उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या में जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं ल्यूकोफाइटिसिस कहते हैं। जब रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकोफाइटोसिस कहते हैं। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या रुधिर में बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकोफाइटोसिस कहते हैं और इसकी कमी को हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोफाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया दोनों ही अवस्थाएं मनुष्यों में घातक होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाए अथवा कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन क्या होंगी, बहुत घातक होती हैं। शोध रुधिराणु जो होते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये अमीबा की तरह या अमीबा की भांति गति करते हैं और ये भ्रमणशील होते हैं। ये भ्रमणशील
शील होते हैं। WBC आकार में RBC की तुलना में बड़े होते हैं तथा संख्या में कम होते हैं। वयस्क मनुष्य में 5000 से लेकर 9000 प्रति क्यूबिक mm रुधिर में होते हैं। जब शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं और इसकी संख्या को ल्यूकोपिया कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं बहुत घातक होती हैं। ये भ्रमणशील होते हैं, भ्रमण करते हैं। और ये साथ साथ हमारे जो WBC होते हैं रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, रोगाणु नष्ट करने का कार्य करते हैं। और ये रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न प्रतिविष को भी नष्ट करते हैं या नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो WBC होते हैं, जो हमारे WBC होते हैं, ये कोशिका WBC जो हमारी नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं, उन्हें पार कर सकती है। मान लेते हैं हमारे ये रुधिर नलिका है, WBC इसको एक तरफ से पार कर सकती है। WBC रुधिर कोशिकाओं की दीवार को आर पार ऊतकों में इनके जाने की प्रक्रिया को, यानी WBC के रुधिर नलिकाओं से रुधिर कोशिकाओं से एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हमें कणिका पारण। WBC का रुधिर कोशिकाओं की दीवार को, WBC का रुधिर कोशिकाओं की दीवार को आर पार कर जाने की क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं कणिका पारण कहते हैं। WBC अपनी केंद्रक की आकृति, WBC अपनी केंद्रक की आकृति और माप तथा अंतःकोशिकीय पदार्थों की किस्म के अनुसार ये कई प्रकार की होती है। जो हमारे WBC होती है केंद्रक के आकार के आधार पर ये कई प्रकार की होती हैं, परंतु इनकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं। इनकी कितनी? दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक हमारा श्रेणी है, इसे कहते हैं हमें कणिकामय श्वेत रुधिराणु पहला हमारा ये हो गया। और दूसरा हमारा है, इसे कहता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। जो हमारा WBC होता है इसमें केंद्रक की माप और आकृति अलग होता है। इसके कारण हमारे WBC कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कौन है? कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। ये हमारे दो प्रमुख हैं। कौन कौन? एक हमारा ये है और दूसरा ये है। तो हम इनके विषय में पढ़ते हैं। WBC में जो हमारा WBC होता है, WBC के केंद्रक की माप एवं आकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं।
कई प्रकार के होते हैं। इसमें से दो मुख्य होते हैं, एक होता है कणिकामय श्वेत शुक्राणु और दूसरा हमारा होता है कणिका विहीन श्वेत शुक्राणु। जो हमारे कणिकामय श्वेत शुक्राणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इओसिनोफिल्स, दूसरा हमारा है एक हमारा ये नंबर 2 लिख देते हैं। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन 2 होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट। और दूसरे कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट। कणिका में श्वेत शुक्राणु को ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं, कणिका विहीन श्वेत शुक्राणु को अग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। कणिका में श्वेत शुक्राणु 3 होते हैं हमारे, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन होते हैं हमारे 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब देखते हैं हम कणिका में श्वेत शुक्राणु के विषय में देखते हैं। ये हमारा क्या है, कणिका में श्वेत शुक्राणु क्या है। हमारा पहले क्या है, कणिकामय। जो हमारे कणिकामय श्वेत शुक्राणु है इनका कोशिका द्रव्य, कणिका में श्वेत शुक्राणु का कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य कणिकामय कणिकामय तथा केंद्रक। इनका जो केंद्रक होता है यह पालीयुक्त होता है, पालीयुक्त यानी कि इसमें कई खंडों में इनका केंद्रक बटा होता है, पालीयुक्त होता है। और इनकी आकृति असममित होती है।
आकृति असममित होती है। इसी गुणों के कारण, इन्हीं सभी गुणों के कारण हमारा कणिका में रुधिर 3 प्रकार का होता है। इसमें है हमारा पहला हमने देखा क्या है, इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स यह पूरे इयोसिनोफिल्स पूरे श्वेत द्राणु का 2 से 4% है। पूरे श्वेत द्राणु का 2 से 4% भाग होता है। 2 से 4% भाग होता है। और हाँ, बेसोफिल्स जो होता है, जो हमारा बेसोफिल्स होता है, यह पूरे श्वेत द्राणु का 0.5 से लेकर 2% होता है। और हमारा न्यूट्रोफिल जो होता है, यह हमारे पूरे रुधिराणु का, पूरे श्वेत द्राणु का 60 से 70% भाग बनाता है। 60 से 70% भाग बनाता है। इयोसिनोफिल्स पूरे श्वेत द्राणु का 2 से 4% भाग बनाता है। और बेसोफिल्स 0.5 से लेकर 2% भाग बनाता है। और हमारा न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% भाग बनाता है। अब हम इसके विषय में देखते हैं, एक के विषय में देखते हैं। इयोसिनोफिल्स के विषय में देखते हैं। ये हमारे इयोसिनोफिल्स से हमारे पूरे रुधिर का 2 से 4% भाग बनाते हैं। और ये प्रति मिलीमीटर क्यूबिक में इनकी संख्या 70 से लेकर 300 प्रति क्यूबिक के होती है, mm होती है। यानी कि 1 मिलीमीटर रुधिर में, यानी कि हम क्या बोलते हैं 70 से 300 इनके, यानी कि हमारे इयोसिनोफिल्स होते हैं, इनकी संख्या पूरे श्वेत द्राणु से 2 से 4% होती है। और प्रति क्यूबिक में 70 से 300 प्रति क्यूबिक mm रुधिर में पाए जाते हैं। इनके द्रव्य में बड़ी बड़ी पाचक एंजाइम युक्त कणिका होती है। इनके जो द्रव्य होती है, इनके कोशिका जो द्रव्य होती है, कोशिका द्रव्य में इसमें बड़े बड़े पाचक एंजाइम युक्त कणिका होती है, जो अम्लीय रंगों, विशेष रूप से इयोसिन, इसमें क्या मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, इयोसिन रंग होता है। इयोसिन रंग पाया जाता है। हमारे इयोसिनोफिल्स में जो कौन सा रंग पाया जाता है, इयोसिन रंग पाया जाता है। इयोसिन रंग पाया जाता है। इनका केंद्र 2 अस्पष्ट खंडों में बटा होता है। इनका जो केंद्रक होता है अस्पष्ट खंडों में बटा होता है, जो एक महीन सूत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है 2 खंडों में बटा होता है, और इस प्रकार से, और ये दोनों केंद्रक एक सूत्र से, पतले धागे जैसे सूत्र से जुड़े होते हैं। हमारे इयोसिनोफिल्स जो होते हैं, ये रुधिराणु शरीर की प्रतिरक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशीलता
में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो हमारे इयोसिनोफिल्स होते हैं ये प्रतिरक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति में इनकी संख्या अधिक होती है। शरीर में प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के स्थानों पर इनका जमाव देखा गया। क्या बताया गया कि इयोसिनोफिल्स पूरे श्वेत रक्त में 2 से 4% भाग बनाता है और प्रति क्यूबिक में 70 से 300 होते हैं इनकी संख्या। और इयोसिन रंग इसमें पाया जाता है और यह एलर्जी और प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं। परजीवी कृमियों के संक्रमण के कारण जब परजीवी कृमि यानी कि हमारे जो कृमि बाहर जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि परजीवी कृमि के संक्रमण के कारण व्यक्ति के रुधिर में इन रुधिराणु की संख्या काफी बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में कोई परजीवी कृमि अटैक करता है, संक्रमण करता है हमारे शरीर को, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और इस रोग को हम कहते हैं इस्नोफीलिया कहते हैं। और इस रोग को हम इस्नोफीलिया कहते हैं। तो क्या बात बताइए, जब हमारे ठीक से देख लेते हैं, इयोसिनोफिल्स जो हमारा श्वेत रुधिराणु होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, कणिका में श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिका में को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और कणिका विहीन को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। जो हमारे अब देखते हैं कणिका में श्वेत रुधिराणु क्या है। कोशिका द्रव्य यानी कणिका में के श्वेत रुधिराणु की कोशिका द्रव्य कणिकामय होती है और इनका केंद्रक जो होता है पालयुक्त होता है, खंडों में बटा होता है और इनकी आकृति असममित होती है और वे कणिकामय श्वेत रुधिराणु 3 होते हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इयोसिनोफिल्स पूरे श्वेत रुधिराणु के 2 से 4% भाग बनाते हैं और प्रति क्यूबिक में 70 से 300 संख्या इनकी पाई जाती है और इसमें एक रंग पाया जाता है जिसको कहते हैं इयोसिन नामक रंग पाया जाता है। और इयोसिन जो हमारा इयोसिनोफिल्स है यह एलर्जी से और प्रतिरक्षण का कार्य करती है। जब कोई परजीवी यानी कोई कृमि परजीवी अटैक करता है, संक्रमण करता है, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और इन संख्या को बढ़ी हुई संख्या को कहते हैं, इस रोग को कहते हैं इस्नोफीलिया रोग कहते हैं। जब इनकी संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो इस्नोफीलिया रोग हो जाता है। हमने इसके विषय में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बेसोफिल्स क्या है। बेसोफिल्स जो हमारा बेसोफिल्स होता है यह श्वेत रुधिराणु में 0.5 से 2% भाग बनाता है, 0.5 से 2% भाग बनाता है और इनकी संख्या प्रति क्यूबिक में होती है। इनकी संख्या प्रति क्यूबिक में कितनी होती है? 35 से लेकर 150 150 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 35 से 150 होती है। इनकी कणिकाएं अधिक बड़ी, इनकी कणिकाएं जो होती है अधिक बड़ी होती है, यानी बेसोफिल्स से इस्नोफिल्स की तुलना में काफी बड़ी होती हैं, परंतु संख्या में कम होती है। संख्या में कितनी? संख्या में 10 से 100, संख्या में 10 से 100 होती है। ये क्षारीय रंग जैसे मिथिलीन, मिथिलीन ब्लू, इनका रंग कैसा था? मिथिलीन ब्लू होता है। केंद्रक बड़ा होता है ऐंठन के कारण यश के आकार, ऐंठन के कारण यश के आकार का और 2 से 3 पिंडों में बटा सा होता है। जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं श्वेत रुधिराणु में 0.5 से लेकर 2% भाग बनाते हैं और इनकी संख्या प्रति क्यूबिक में 35 से लेकर के 150 होती है।
और इसमें मिथिलीन ब्लू रंग पाया जाता है, जिसके कारण यह ब्लू होता है। और इनका जो केंद्रक होता है बड़ा होता है और ऐंठन युक्त होता है, जिसके कारण यह 2 से 3 खंडों में बटा हुआ प्रतीत होता है। इनकी कणिकाओं में हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, इसमें क्या क्या होते हैं? इनकी कणिकाओं में हिपैरिन पाया जाता है, हिपैरिन होता है और हिस्टामिन पाया जाता है। हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों का श्रावण क्षतग्रस्त संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। यानी कि हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन पदार्थ पाए जाते हैं और इन्हीं पदार्थ के श्रावण क्षतिग्रस्त संयोजी ऊतक की मांस कोशिकाएं भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं संभवतः ये रुधिर कणिकाएं जो हमारे रुधिराणु है, रुधिर में मांस कोशिकाओं में ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऊतकों में प्रदाह प्रक्रिया का बढ़ावा देते हैं, प्रदाह प्रक्रिया का बढ़ावा देते हैं। तो हमने क्या देखा? स्नोफिल्स देख लिया, बेसोफिल्स देख लिया, बचा हमारा न्यूट्रोफिल्स। हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होता है यह पूरे श्वेत रुधिर का 60 से 70% भाग बनाता है और इनकी संख्या 4 से 5,000 प्रति क्यूबिक में होती है, प्रति क्यूबिक रुधिर में पाई जाती है और यह सबसे बड़ी सक्रिय श्वेत रुधिराणु होते हैं। यानी न्यूट्रोफिल जो होती है सबसे बड़ी होती है और सक्रिय होती है। इनकी कणिकाएं जो होती है छोटी होती है, पाली तथा संख्या में अधिक होती है। और क्या बताया गया कि न्यूट्रोफिल से पूरे श्वेत रुधिराणु में 60 से 70% भाग बनाती है और प्रति क्यूबिक में 4000 से 5000 के बीच हमारे न्यूट्रोफिल्स की पाए जाते हैं। और ये कैसे? इनका जो केंद्रक होता है बहुत छोटा होता है, केंद्रक बहुत छोटा होता है और यह पीली सी होती है, पीली सी संख्या में अधिक पाई जाती है। सभी रंगों का रंग ले लेती है, यानी कि जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है सभी प्रकार के रंगों को ग्रहण कर सकती है। तथा हम कह सकते हैं इसमें लाइसोसोम्स की भांति पाचक एंजाइम भी भरी होती है। न्यूट्रोफिल्स में लाइसोसोम की तरह पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। और जो इधर इसका केंद्रक होता है छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है जो एक सूत्र द्वारा सभी आपस में जुड़े होते हैं। इसका जो केंद्रक होता है छोटे छोटे खंडों में बटा होता है और एक सूत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए इन रुधिराणु को हम इसे बोलते हैं पॉलीमार्को न्यूक्लियर। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर रुधिराणु। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर रुधिराणु भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में PMNS, पॉलीमार्फोयर न्यूक्लियर रुधिराणु भी कहते हैं। ये पादपों में यानी और इनका निर्माण जो होता है बार बार, इनका जो यानी न्यूट्रोफिल्स का निर्माण बार का है, बार बॉडी की भांति एक एक्स गुणसूत्र के रूपांतरण से बनता है। जब हमारा गुणसूत्र होता है यानी एक एक्स गुणसूत्र, जो हमारा एक्स गुणसूत्र होता है इसके रूपांतरण से बनता है। हमने देख लिया स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स, तीनों को देख लिया, इनकी संख्या में से पढ़ लिया। अब देखते हैं कणिका विहीन
कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के विषय में। कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु, इसे अंग्रेजी में कहते हैं अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट से। इनकी कोशिका द्रव्य में जो कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु की कोशिका में हमारा केंद्रक कणिका नहीं होती हैं और ये नीली कणिकाएं होती है, और ये नीली कणिकाएं होती है। केंद्रक पिंडाकार नहीं होता है, जब और इनमें जो केंद्रक होता है गोला सा होता है, इसमें पिंडाकार नहीं होता है, पिंड की आकृति का नहीं होता और थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। इसलिए हम मोनोन्यूक्लियर भी रुद्राणु भी कहते हैं। यानी कि जो हमने हमारे पास कणिका में श्वेत ऋणाणु है, कणिका विहीन है ना, कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु जो होते हैं इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है और यह नीली कणिकाएं होती है, थोड़ी सी नीली कणिकाएं होती हैं। और इसमें बताया गया कि इसका जो केंद्रक होता है वह गोला होता है और इसी कारण से गोलाकार होता है, इसी कारण से इसका नाम होता है मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं, हमें कणिका विहीन को मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, तो हम लिखते क्या है, कणिका विहीन श्वेत ऋणाणु में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती हैं, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये थोड़ी सी नीली होती हैं, ये थोड़ी सी नीली होती है और इनका केंद्रक गोलाकार तथा कटा हुआ होता है, इसलिए इन्हें मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं ये छोटे होते हैं, इनका लंबाई कितनी होती है, इनका व्यास होता है 6 से लेकर इनका व्यास 6 से लेकर के 10 माइक्रोन के मध्य होता है। ये हमारा क्या व्यास है और संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। यानी जो कणिका विहीन होते हैं इनमें इनकी संख्या 20 से 30% पाई जाती है और प्रति क्यूबिक में इनकी संख्या होती है 1.5 हजार से लेकर के 2500 के बीच, यानी 1500 के से लेकर के 2500 के बीच प्रति क्यूबिक में इनकी संख्या पाई जाती है। इनका केंद्र बड़ा होता है, गोला सा होता है, कुछ पिचका होता है, और जिनका केंद्र जो होता है गोला सा होता है, बड़ा होता है और हल्का सा पिचका हुआ प्रतीत होता है। कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, इसमें कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है। इनमें भ्रमण की क्षमता बहुत कम होती है, लिम्फोसाइट में भ्रमण की क्षमता बहुत कम होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर में प्रतिरक्षी
प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में रोगाणु को नष्ट करना होता है। हम क्या करते हैं, बाहर से आए हुए जो रोगाणु होते हैं, जो वे हमारे शरीर में टॉक्सिन उत्पन्न करेंगे, जहरीले पदार्थ उत्पन्न करेंगे, उनको नष्ट करना होता है। और लिम्फोसाइट की खोज एमिल वान बेहरिंग ने किया था। एमिल वान बेहरिंग ने लिम्फोसाइट की खोज किया था और इन्हें को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1901 में। 1901 में एमिल वान बेहरिंग को लिम्फोसाइट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो लिम्फोसाइट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हमारे लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट और होता है बी लिम्फोसाइट। इसे टी लिम्फोसाइट या इसे हम कह सकते हैं टी सेल भी कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट इसे हम बी सेल, बीटा सेल। अब देखते हैं मोनोसाइट के विषय में। मोनोसाइट को देखते हैं। मोनोसाइट को कहते हैं। जो हमारा मोनोसाइट होते हैं इस संख्या में बहुत कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। मोनोसाइट से संख्या में कम होते हैं और पूरे कणिका विहीन श्वेतद्रावण का 2 से 10% भाग बनाते हैं। 2 से 10% ही भाग बनाते हैं। 2 से 10% भाग पूरे कणिका विहीन श्वेतद्रावण का भाग बनाते हैं। कितना? 2 से 10%। और इनका प्रति क्यूबिक में संख्या होती है 200 से लेकर के 700 के बीच प्रति क्यूबिक रुधिर mm में, यानी mm रुधिर में इनकी संख्या 200 से लेकर के 700 के बीच पाई जाती है। और इनका व्यास जो होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। इनका व्यास जो होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। और इनका केंद्रक बड़ा सा होता है। इनका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है और वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और इनका मुख्य कार्य है जीवाणु का भक्षण करना। इनका मुख्य कार्य क्या है? जीवाणु का भक्षण करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो क्या है? मोनोसाइट संख्या में कम होते हैं और पूरे कणिका विहीन रुधिराणु में का 2 से 10% भाग बनाते हैं। और प्रति क्यूबिक में 200 से लेकर के 700 के बीच इनकी संख्या होती है प्रति क्यूबिक mm रुधिर में। और इनका व्यास जो होता है 12 से 20 माइक्रोन होता है। और इनका मुख्य कार्य शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करना होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो हमने इन सब के विषय में स्टडी कर लिया। हमारा बचा है क्या? रुधिर प्लेटलेट्स। इसके विषय में पढ़ना है, रुधिर प्लेटलेट्स। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, रुधिर प्लेटलेट्स को।